हेलो एवरीवन, ये नया लेक्चर है। इसमें हम दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। सो वी विल डील विद द दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स स्टार्ट। तो पहला सवाल देखा जाए क्या है यहाँ पे। हिस्टोरियन थे, एक हिस्टोरियन हैं जिनका नाम है बरनी, एंड ही डिड नॉट कंसिडर द स्टेट इन इंडिया अंडर दिल्ली सुल्तान इज ट्रूली इस्लामिक। तो ट्रूली इस्लामिक नहीं मानते थे। और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिड नॉट फॉलो इस्लाम। तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इस्लाम फॉलो करती नहीं थी, तो ये नहीं मानते थे कि ये इस्लामिक है। ठीक, कौन? बरनी। देन जो ज़्यादातर जो रूलर्स थे या सुल्तान थे सल्तनत के, ये किसको बिलोंग करते थे? ये तुर्किश थे। और ज़्यादातर जो रूलर हैं, ये सुल्तान है सल्तनत के, देवर फ्रॉम द तुर्किश क्लास। किससे? तुर्किश क्लास। सुल्तान वॉज द चीफ ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी का चीफ था। और जो पर्सन अपॉइंट होता था ऑन पावरफुल डिजिग्नेशंस, वह उनको अमीर कहा जाता था। इन सल्तनत एज क्या कहा जाता था? अमीर। ठीक। देयर इम्पैक्ट इमर्ज्ड स्ट्रांगली व्हेन सल्तनत वाज अनवर्दी, वीक एंड इन्फेंट। तो जब कोई बच्चा होता था सुल्तान या बहुत काबिल नहीं है, तब इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली था। अमीर का बड़ा रोल होता था तब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच? तो दीवाने बंदागां जो है, ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम में आया था, दीवाने बंदागां। ठीक है। तो देखिए फ़िरोज़ शाह तुगलक में आया था दीवाने बंदागां। और ये देखिए सारे मुस्तखराज जो था वो अलाउद्दीन खलजी के ज़माने में था। वॉज इस्टेब्लिश बाई अलाउद्दीन खलजी, करप्शन से डील करने के लिए एंड लूट फ्रॉम द रेवेन्यू सिस्टम। देन मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर को ही एग्रीकल्चरल या एग्रेरियन डेवलपमेंट के लिए दीवाने अमीर को ही लाई थी। और दीवाने अर्ज़ यारिज़ ये बलबन ने क्रिएट किया था, बलबन ने। तो बलबन का हमने देख लिया है। तो ये क्वेश्चन सेम था कि दीवाने अर्ज़ किसने किया है? बलबन ने। देन 1266 से 1286 was undoubtedly one of the main architect of the Delhi Sultanate, particularly of its form of government and institution. He separated दीवाने वजारत and created a new department, दीवाने अर्ज़। तो बलबन ने दीवाने अर्ज़ मिलिट्री डिपार्टमेंट निकाला और दीवाने वजारत को तोड़ा और फाइन अलग कर दिया। ठीक है। किससे? एक दीवाने अर्ज़ से, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था। और फिर दीवाने अर्ज़ को रिऑर्गेनाइज़ किया और आर्मी को डिफरेंट पार्ट्स में भेजा। ठीक है, टू पुट डाउन द रिबिलियन। कौन? बलबन। कौन सा देखिए यहाँ करेक्टली मैच नहीं है। मुस्तखराज तो अलाउद्दीन खिलजी था, अमीर कोही भी, तुगलक भी था, और दीवाने खैरात फ़िरोज़ तुगलक था। रियासत जो है बलबन नहीं थे। ठीक है। तो रियासत कौन थे? ये अलाउद्दीन खलजी थे, मार्केट रिफॉर्म के लिए रियासत। ठीक, शहनाए मंडी होते थे और ये सब। फिर देखिए वही है, अर्ज़ जो है मिलिट्री है। रिसालत में देखिए फॉरेन मैटर आते हैं, रिलीजियस इश्यूज़ आते हैं, ये सारे हैं। और दीवाने इंशा क्या है? डेल्ट विद स्टेट करेस्पॉन्डेंस। दीवानी वजारत जो है फाइनेंशियल मैटर से डील करता था, दीवाने वजारत। अर्ज़ जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट है बलबन के अंडर, और ये सब हो चुका है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉ द हेड ऑफ द वजारत? वज़ीर का रोल हेड है, तो इट वॉज तुगलक के पीरियड में हेड था। ठीक है। देखो वज़ीर जो इंस्टीट्यूशन है ये रिकॉग्नाइज़ हुआ था इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन में। नॉन अरेबिक इंस्टीट्यूशंस वर बीइंग रिपील्ड एंड नॉमेनक्लेचर यूज फॉर जो मिनिस्टर फॉर काउंसिल था वो वजारत था। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वजारत या वज़ीर कहा जाता था। और वजारत अडॉप्ट करने का मतलब था इंस्टीट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम पर्शिया बाई अब्बासिद खलीफ। तो इसको वजारत को अब्बासिद खलीफ जो थे इन्होंने एक्सेप्ट किया था। अब्बासिद खलीफा जो थे अब्बासिद डायनेस्टी। फिर यहाँ अब्बास फ़ज़ल बिन अहमद पहले वज़ीर थे इस रीजन में। तो अब्बास फ़ज़ल अहमद बिन अहमद, ठीक है, वो महमूद गजनीवी में पहले वज़ीर बने थे और एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। तो प्राइम मिनिस्टर जो स्टेट को वज़ीर कहा जाता था, प्राइम मिनिस्टर। और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता था, कॉल दीवाने वजारत। ठीक। और नॉट ओनली पावर टू सुपरवाइज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट, बट और भी स्टेट्स को डिपार्टमेंट को देखता था। बहुत पावरफुल पोस्ट थी। तो तुगलक एरा वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन मुस्लिम वजारत का गोल्डन पीरियड था। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स टैक्सेस लेविड ऑन द लैंड प्रोडक्ट? तो टैक्सेस जो हैं लैंड प्रोडक्ट पे कौन कौन से होते थे? देखिए इसमें यहाँ है 134, खराज, उश्र और ये मुख्तई। खुम्स नहीं, खुम्स तो जो बूटी कलेक्ट होते थे, कहीं हमला कर दिया, माल वाल इकट्ठा कर लिया, तो ये स्पॉइल्स ऑफ वॉर है। ठीक है, खुम्स तो स्पॉइल्स ऑफ वॉर, वरना ये खराज, उशरी, ये मुक्तई, ये सब जो है लैंड टैक्स लिया जाता था जो लैंड प्रोडक्ट पे, वो है।
इस्लामिक ट्रेडिशन में खुम्स क्या होता था कि हिस्टोरिकली रिक्वायर्ड रिलीजियस डेलीगेशन ऑफ द मुस्लिम आर्मी टू पी 1/4 ऑफ द स्पॉयल। तो स्पॉयल ऑफ वार में से 1/5 जो है वो पे किया जाना था, ठीक है, सरकार को, ठीक है। द बूटी कलेक्टेड फ्रॉम नॉन बिलीवर्स, तो कोई भी मिलिट्री कैंपेन है, नॉन बिलीवर्स मतलब नॉन इस्लामिक पीपल, तो बूटी जो कलेक्ट की जाएगी उसको दे दिया जाएगा, 1/5 जो है आर्मी दे देगी। फिर दिस टैक्स वॉज पेड टू द कैलिफ, सुल्तान को ये पैसा दे दिया जाता था 1/5 जो बूटी कलेक्ट हुआ है, जो रिप्रेजेंटिंग स्टेट ऑफ इस्लाम। फिर दूसरे जो है टैक्स लेविड है, ठीक है। बाकी सब जो क्या है, उश्र, खराज, मुक्तई। तो एक यहाँ देखिए उश्र आया है, खराज आया है, मुक्तई। आइए आगे देखा जाए, विच विद द मिडविल किंग, जिसने इंट्रोड्यूस किया इक्ता तो इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इक्ता वॉज इंट्रोड्यूस बाई इल्तुतमिश। लैंड ग्रांटेड टू आर्मी ऑफिशियल फॉर लिमिटेड पीरियड इन लिeu ऑफ रेगुलर वेज। तो क्या था इन दिस कैलिफ में, जो लैंड दिया जाता था आर्मी ऑफिशियल्स को लिमिटेड पीरियड के लिए इन लिeu ऑफ रेगुलर वेज, ठीक है। रेगुलर वेज की जगह इक्ता दे दिया गया, ज़मीनें दे दी गई। 9th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ टू रिलीव द स्टेट ट्रेजरी ऑफ व्हेन इनसफिशिएंट टैक्स रेवेन्यू, ज़्यादा नहीं था तो स्टेट ट्रेजरी खाली पड़ी है, पैसा नहीं दे पा रहे हो आप, तो आपने इक्ता दे दिया, ठीक है। लिटिल बूटी फ्रॉम वार्स मेड इट डिफिकल्ट फॉर, तो सैलरी कैसे दिया जाए, ठीक है, तो इक्ता ला दिया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर्स ऑफ इक्ता। रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम नहीं था, रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वॉज डायरेक्टली डिपॉजिटेड सुल्तान अकाउंट, तो ये नॉट करेक्ट है। तो इक्ता वॉज रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, सही बात है। सियासतनामा, इक्ता के बारे में कोई बताती है किताब तो सियासतनामा, और मुक्ति जो है वह सपोर्टेड टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इक्ता। तो मुक्ति जो इक्ता का वो हेड होता था, वो उसको चाहिए था कि ट्रूप मेंटेन करे इक्ता से जो कलेक्ट हुआ है, ठीक है, और इस सुल्तान अकाउंट में डायरेक्टली नहीं जाता था, ठीक। इक्ता सिस्टम जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय इल्तुतमिश सल्तनत पीरियड के काल में, और इस सिस्टम के मुताबिक जो इक़्तिदार या मुक्ति होता था, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी रेवेन्यू टैक्स कलेक्टेड की इन एरिया। तो ज़मीन दे दी गई, लो भैया तुम ज़मीन में ले लो, अपने एरिया में अपना भैया तनख्वाह ले लो, इसी से अपना टैक्स, ये आर्मी ऑफिशियल्स होते थे। अब रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वॉज नॉट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान अकाउंट वेयर इट वॉज यूज्ड बाय द मुक्ति टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एक्सपेंडिचर ये खर्च करता था, मिलिट्री और ये। मुक्ति हैड टू मेंटेन ट्रूप, अपना ट्रूप मेंटेन करता था आउट ऑफ दिस रेवेन्यू, इसको अपना ट्रूप भी मेंटेन करना, अपना खर्च और मिलिट्री और ये सब एक्सपेंडिचर देखना है इक्ता से, ठीक है, फॉर सर्विस ऑफ द सुल्तान। सियासतनामा जो किताब देख लीजिए, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबू अली हसन इब्ने अली तूसी निज़ामुल मुल्क। तो सियासतनामा किसने लिखा है? अबू अली हसन इब्ने अली तूसी निज़ामुल मुल्क। तो सियासतनामा लिखा है अबू अली हसन इब्ने तुसाम, इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इक्ता सिस्टम का ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अबू हसन इब्ने अली तूसी, ठीक है, इब्ने अली तूसी। तो तूसी याद कर लीजिए, सियासतनामा लिखा अली तूसी ने, अली तूसी इनका नाम था, इन्होंने लिखा है सियासतनामा। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू वाज आमिल। देखिए यूपीएससी का 2019 का क्वेश्चन था, तो रेवेन्यू कलेक्शन का जो इंचार्ज था दिल्ली सल्तनत के समय में आमिल ही था, ठीक। इक्ता वॉज एन एंशियंट तो नहीं था ये, ठीक, और ये इल्तुतमिश के टाइम में आया था, तो एंशियंट कहाँ से हो जाएगा, ठीक। ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस इनटू द खलजी, खलजी नहीं है, मे बी बलबन थे, देख लेते एक बार। ये नहीं, मीर बख्शी ये मुग़ल पीरियड में आया था। चलिए आइए, तो ये दोनों चीज़ें गलत हो जाएंगी, पहला वाला ऑप्शन सिर्फ सही। तो प्रोविंस को डिवाइड किया जाता था परगना में या कस्बा में। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो परगना का था वो उसको आमिल कहा जाता था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। मुशरिफ अकाउंट रखता था, मुशरिफ क्या करता था, अकाउंट रखता था परगना लेवल पे। ख़जानदार जो था वो ट्रेजरी का खजांची नहीं कहते हैं, तो वो ट्रेजनरी था। इक्ता इंडिजिनस नहीं है, सही बात है। मीर बख्शी मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड था, ये मुग़ल पीरियड में था, ठीक, मुग़ल। सुप्रीम रूरल ऑफिशियल ऑफ द लैंड रेवेन्यू इन सल्तनत पीरियड वॉज चौधरी। तो देखिए लैंड रेवेन्यू में सुप्रीम रूरल ऑफिशियल जो था वो चौधरी था। तो सल्तनत पीरियड में इट वॉज चौधरी जो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। इफ़ यू डिलीनिएट ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर इट विल हैव इट्स टॉप सुल्तान फॉलोड बाय सुल्तान्स गवर्नर, ठीक है। एक विलेज हेडमैन है हु हैपेंड टू बी द चौधरी, ठीक। एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट सुल्तानत स्टार्टेड एलिमिनेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ राइस एंड सॉट द हेल्प ऑफ चौधरी टू कलेक्ट द रेवेन्यू, ठीक। अब सल्तनत में सुल्तान क्या करने लगे कि इन्फ्लुएंस ऑफ राइस को हटाने लगे और फिर ये चौधरीयों का हेल्प लेने लगे। चौधरी जो मेन रेवेन्यू कलेक्टर होते थे या विलेजेस के लिए ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। तो आमिल एक रेवेन्यू कलेक्ट करता था, तो ये चौधरी हो गया, ठीक है। ये सारे लोग अधिकारी थे, ठीक है, इनके पीरियड में।
शर्ब, शर्ब क्या है? शर्ब, शर्ब इज़ एन इरीगेशन, ठीक। तो फर्स्ट फिरोज तुगलक ने डिटरमाइन के टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कुरान रूल्स, और इसने 4 टैक्स लगाए थे कुरान के मुताबिक, ठीक है। एक खराज था, दूसरा जजिया था, खुम्स है और ज़कात है। तो जो इरिगेशन टैक्स लगाया था उसमें शर्ब लगाया था, और 10% रेट पे जो भी आपका प्रोड्यूस होगा उसका 1/10 या 10% आपको देना होगा, तो कमी था ये। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रिलीजियस स्कॉलर, तो इसने 1828 ग्रीवियस टैक्स लगाए, पर इसने बहुत काम किया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। सब टैक्स वसूला पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम किया है, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। फिर जवाबित्स क्या? जवाबित्स दे आर स्टेट लॉज। तो जवाबित होते हैं क्या? ये स्टेट लॉ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी है सल्तनत पीरियड की। तो स्टेट लॉज को जवाबित्स कहा जाता है। स्टेट लॉ याद रखिए, जवाबित। हदीस क्या है? ये एक इस्लामिक लॉ है। इस हदीस सबसे पहले ऊपर कुरान आता है, कुरान के नीचे जो आती है ये हदीस, ठीक है। तो ये कुरान एक मेन बुक होती है, ठीक, और उसको हदीस जो होती है इसको असिस्ट करती है कुरान के टेक्स्ट को समझने के लिए, असिस्ट करती है हदीस कि हाउ टू अंडरस्टैंड इट जस्ट, ठीक है। अब वेद है तो वेद को के लिए फिर पुराण बना है, उपनिषद बना है, तो अलग अलग जो हैं इस तरह से किताबें हैं सारी। एक मेन किताब होती है, एक मेन बुक होगी, कोई भी रिलीजियस मेन बुक है, इसको समझने के लिए, असिस्ट करने के लिए जो ढेर सारी बुक्स होती हैं वही इसी तरह से। हदीस इज द कलेक्शन ऑफ बायोग्राफिक रिपोर्ट अबाउट द सेइंग, कस्टम एंड डूइंग ऑफ मोहम्मद and his companion. They also reflected on one Muhammad enjoyed, tolerated in his presence, और तो उन्होंने क्या किया है, क्या अपने जीवन में किया है मोहम्मद साहब ने, और क्या क्या नहीं किया है, किस चीज़ को मना किया, ये सारा हदीस में मेंशन होता है, ठीक। तो हदीस में मोहम्मद साहब की वाणी है। फवाजिल इन द सल्तनत पीरियड मेंट, फवाजिल क्या है? एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेंजर बाय द इक्तादार। अब ज़्यादा अमाउंट इक्ता से ज़्यादा कलेक्ट कर लिया गया भैया, तो अब उसको आप दे दो एक्सचेकर में, तो ये हो जाएगा फवाजिल। तो भैया मुनाफा कमाया, तो एक तो है कि रन नहीं कर पा रहा, दूसरा फवाजिल है। फवाजिल मतलब कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चल रहा है इक्ता का, और इसने खूब रेवेन्यू कलेक्ट किया और एक्सेस अमाउंट कलेक्ट कर लिया है, तो एक्सचेकर को दे देगा। अच्छी बात थी फवाजिल होना, ठीक। तो ये तो फवाजिल के एक्सेस अमाउंट जो दे दिया गया एक्सचेकर को बाय द इक्तादार, ठीक है। फाइंड द 2 मेन करेंसीज सल्तनत पीरियड की। तो देखिए D2 और 4 जीतल और तंका होते। कॉपर कॉइन था, एक था वो था सिल्वर वाला, ठीक है। तो जीतल क्या हो गया? जीतल और टंका ये 2 थे। फर्स्ट तुर्किश रूलर जो था वो इल्तुतमिश था, जिसने अरेबियन कॉइन यूज़ किया, फिर ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू करेंसी है इसका। और पहला रूलर था जिसने सिल्वर जो है तंका हो गया, जीतल कॉपर हो गया, ठीक है। तो टंका हो गया सिल्वर और जीतल कॉपर। टंका किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश में। किसने टंका स्टार्ट किया? सिल्वर कॉइन था, ये इल्तुतमिश याद रखिएगा। टंका इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, सिल्वर कॉइन। टंका यहाँ पे इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, जो कि सिल्वर कॉइन है, ठीक। टंका किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने। कॉइन्स टंका, शाजगनी, जीतल, बहुत सारी और भी वो होते हैं, कुछ मिक्सचर भी होते हैं कापर उसका, ठीक है। तो हम किसी एक लेक्चर में पिछले आप देख चुके हैं, एक लेक्चर मैंने बनाया हुआ है इस पर, आप सल्तनत पीरियड पे देख लीजिएगा, उसमें कॉइन्स का मिक्सचर ही बताया है कि, ठीक है। तो जैसे शाजगनी है, जीतल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला है सिल्वर और कॉपर। तो कॉपर टंका है, शाजगनी, जीतल, ये सब कॉपर के हैं। ये देखा जाए क्या है। तो देखिए यहाँ पे टंका जो है, ये जीतल जो है सिल्वर और कॉपर के हैं, तो जीतल कॉपर है, सिल्वर टंका हो जाएगा। और शाजगनी जो है सिल्वर कॉइन है, और रेशियो ऑफ टंका जीतल 1:48। तो इसमें टंका जीतल का रेशियो 1:48 है, और सिल्वर कॉइन शाजगनी भी एक सिल्वर कॉइन है। ऑन हुज कॉइन द नेम ऑफ द लास्ट कैलिफ ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किसके कॉइन पे आया था? तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पे आया था, लास्ट कैलिफ ऑफ बगदाद। तो ऑन द कॉइन्स ऑफ अलाउद्दीन मसूद शाह, तो मसूद शाह जी का सिक्का था 1242 से 46 में, जिसमें लास्ट कैलिफ ऑफ बगदाद अपीयर्ड हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसका सिक्का था अलाउद्दीन मसूद शाह का सिक्का था। और कैलिफ ऑफ बगदाद वॉज अल-मुतस्सिम, ये 1242 से 58 तक थे, अल-मुतस्सिम। द नेम ऑफ द कैलिफ मुंतनसीर वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन्स ऑफ इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के कॉइन पे भी मुस्तनसीर जो हैं कैलिफ थे, उनका नाम सिक्का पे नाम होता था। देखिए दिल्ली आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किसने अलई दरवाज़ा बनाया? तो इट वॉज अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी ने अलई दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है। ये मेन गेट होता है साउथ ऑफ द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एट द कुदर मीनार प्रीमिसेस पे, और इसमें डोम्ड एंट्रेंस है और कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रेड सैंडस्टोन एंड इज अटॉर्न्ड विद वाइट मार्बल।
देखिए मैं कुछ चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मिसलेनियस कुछ चीज़ें बताऊँ आपको, वेट करिएगा। तो कुछ मिसलेनियस देखना था, तो कुछ पॉइंट्स आपसे डील करते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वज़ीर होता था, वज़ीर वॉज अ प्राइम मिनिस्टर। तो इस टाइम वज़ीर जो उस टाइम पे होता था, वज़ीर की बात अगर करें हम, तो एक वज़ीर होता था एंड दिस वज़ीर वॉज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसको कई अधिकार थे, मेनली रेवेन्यू कलेक्शन का था। पर ये दीवाने वजारत जो थी, एक राजस्व विभाग था, तो ये दीवाने वजारत, वेट अ मिनट, ये दीवानी वजारत होता था, ये रेवेन्यू कलेक्शन का विभाग था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। ठीक, तो मेनली इसके तो, पर इसको पावर वज़ीर को बहुत दे दिया गया था। ठीक है, तो वज़ीरों को जो है पावर वर दिया गया काफ़ी। तो ये वज़ीर जो वजारत का जो गोल्डन पीरियड था, ये जो गोल्डन पीरियड था इनका, जहाँ पे बहुत इंजॉय किए वज़ीर और काफ़ी पावर्स इंजॉय किए उन्होंने, तो गोल्डन पीरियड जो था वज़ीर का, ये तुगलक पीरियड था। तो आप इसको याद रखिएगा कि वज़ीरों का जो गोल्डन पीरियड था तुगलक पीरियड था। ठीक है, क्या पीरियड था? तुगलक पीरियड। आइए कुछ जैसे डिपार्टमेंट्स देखा जाए, गयासुद्दीन तुगलक से स्टार्ट हुआ। तो जैसे दीवानी वजारत है, दीवानी अर्ज़ आप देख चुके हैं, दीवानी इंशा है, ठीक है, दीवानी रिसालत, तो ये फॉरेन डिपार्टमेंट जैसे हो गया। तो इस दीवानी इमारत, जैसे एक दीवानी इमारत भी है, दीवानी इमारत, एक मिनट, थोड़ा सा वेट करिए, वेट अ मिनट, थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लूँ। तो दीवानी इमारत, एक दीवानी इमारत है, ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड, इमारत बिल्डिंग होती है, तो पब्लिक वर्क से रिलेटेड होता था दीवानी इमारत। ठीक है, और भी सारे दिमाग थे, जैसे अमीर कोही एग्रीकल्चर वाला था, आपको पता है। फिर दीवानी इसराफ, ठीक है, एक और दीवान था, एक और डिपार्टमेंट था जिसको कहा जाता था दीवानी इसराफ। ठीक है, एक दीवान था दीवाने इसराफ, ये ऑडिट डिपार्टमेंट था दीवाने इसराफ। ठीक है, ऑडिट करता था, ये दीवानी इसराफ हो जाता था। और पब्लिक वर्क्स का था इमरात, और ये सारी चीज़ें थी। अब इसके बाद जो है जैसे और भी पोस्ट दिखाते हैं, जैसे दीवानी वजारत जो था वो राजस्व विभाग का था। ठीक है, रेवेन्यू, दीवानी इमारत, ये सब सारा हो गया। अब जो मेन जो है वज़ीर के अंडर देखिए नायब वज़ीर आ जाएगा, एक नायब वज़ीर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक मुस्तकाए मुमालिक था, मुस्तकाए मुमालिक, ये क्या होता था? ये ऑडिटर जनरल था, ये ऑडिटर जनरल था, मुस्तकाए मुमालिक। फिर है मुसरिफ़े मुमालिक, मुसरिफ़, सॉरी, मुसरिफ़े मुमालिक, मुसरिफ़ मुमालिक, ये कौन था? मुसरिफ़े मुमालिक, ये मे बी अकाउंटेंट, हाँ ये अकाउंटेंट जनरल था, ये अकाउंटेंट जनरल था। ऑडिटर मुस्तकाए मुमालिक था, मुसरिफ़े मुमालिक अकाउंटेंट जनरल था। ठीक है, ये मुसरिफ़े मुमालिक हो गया। ठीक है, और जो और भी जो शेष जो बची हुई जो रेवेन्यू होता था उसको देखता था, जो भी बैलेंस देखता था वो मजूमदार देखता था, मजूमदार, बैलेंस, चेक बैलेंसेस, यूज टू चेक बैलेंस, मजूमदार। ठीक है, मजूमदार। और खनिज, आपको पता है इसमें एक खनिज होता था, खनिज तो ट्रेजरर हो गया, नाम से ही लग रहा है ट्रेजरर। ठीक, और सारी पोस्ट है दिखाते। अच्छा, फिरोज तुगलक के समय में, फिरोज तुगलक की अगर बात करोगे तो जो वज़ीर था ये टॉप पे चला गया था। वज़ीर जो है इसकी पावर टॉप पे, तो वजारत टॉप पे चला है। देखो बहुत पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसने खोले, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। ये अलग अलग डिपार्टमेंट, स्लेव डिपार्टमेंट, बंदागाह, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, फिर ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स खोले इसने और इंफ्रास्ट्रक्चर कवर किया, तो वज़ीर पे डिपेंडेंसी बढ़ गई। तो ये फिरोज़ तुगलक के समय वज़ीर बहुत ज़्यादा इनका जो है प्रोमिनेंस बढ़ गया था। ठीक है, फिरोज़ तुगलक वज़ीर का जो इनका
प्रोमिनेंस था इनका गोल्डन पीरियड लोधी डायनेस्टी या सैयद डायनेस्टी के पीरियड से इंपॉर्टेंस कम हो गई, सैयद डायनेस्टी के पीरियड में लेसर इंपॉर्टेंस, तो इनको वज़ीरों को लेसर इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा और नॉबल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। तो इन सैयद डायनेस्टी में क्या था, तो इनको लेसर रिस्पॉन्ड देना जाए, और सैयद डायनेस्टी में नॉबल्स वर गिवन मोर इम्पॉर्टेंट, नॉबल्स रिच पीपल मोर इम्पॉर्टेंस। और नॉबल्स जो है तुर्की चनी नॉबल्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस भी किया था किसने, बलबन ने, बलबन ने बहुत ज़्यादा सप्रेस किया था। और जो रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन होता है, जब रेवेन्यू कलेक्शन होता है तो उसमें होते खुद मुकद्दम्स, तो इनका जो रोल था, जो इंटरमीडियरी हैं ये, इनको सप्रेस किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको बहुत अच्छे तरीके से सप्रेस कर दिया था, ठीक है, खूत और मुकद्दम से। तो इक्तदारी जो इक्ता सिस्टम को बहुत डिमिनिश कर दिया था इन लोगों ने, ठीक। और जो इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता सिस्टम जो पहले तो आया गोरी ने लाया था और कंसोलिडेट किया था इक्ता को इल्तुतमिश ने कंसोलिडेट कर दिया था किसको, इक्ता को, ठीक है। ये सारा आप याद स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें। आइए कुछ चीज़ और दिखाते हैं आपको। और एक दीवाने इंशा था, दीवाने इंशा, सॉरी, और ये रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट से था, रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, जो पत्र वत्र होते हैं ना, ये सब इससे रिलेटेड, रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। दीवाने इंशा जैसे पत्र व्यवहार का मंत्रालय, जैसे शाही पत्र व्यवहार, तो शाही पत्र, ठीक है, व्यवहार का मंत्रालय था, ठीक है, शाही पत्र व्यवहार का, रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। और इसका दबीर ख़ास जो इसका हेड होता था, वो दबीर ख़ास, दबीर ख़ास, ये क्या हो गया, ये हेड हो गया दबीर ख़ास, ठीक, दबीर ख़ास, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, यही में भी दीवाने इंशाई का पार्ट कहिए तो इसको कहा जाता था दीवाने मुमालिक, एक दीवाने मुमालिक है यही, तो इसको, इसका हेड था दीवाने मुमालिक, ठीक है, एक दीवाने मुमालिक ये हेड था, ये भी हेड था दीवाने मुमालिक, ठीक है। और इसका काम क्या होता था दीवाने मुमालिक का, बताता हूँ मैं आपको। ये रॉयल अनाउंसमेंट करता था दीवाने मुमालिक, रॉयल अनाउंसमेंट, और ड्राफ्ट तैयार करता था। तो रॉयल ड्राफ्ट जो तैयार किए जाते हैं, पत्र वत्र, ठीक है, अनाउंसमेंट लेटर्स, इन्फॉर्मेशन देना, रॉयल अनाउंसमेंट करना, रॉयल अनाउंसमेंट, तो ये सारा काम करता था। ये अनाउंसमेंट मैंने लिखा हुआ है, अनाउंसमेंट है, थोड़ा सा एक मिनट, रॉयल अनाउंसमेंट, ये करता था कौन, ये रॉयल ड्राफ्ट ना, ये दीवाने मुमालिक का काम होता था कि ये रॉयल अनाउंसमेंट्स करे और ये सब, ठीक है। मैसेज प्रोविंशियल गवर्नर को देना, ठीक, और ऑफिशियल मैसेजेस, तो दीवाने मुमालिक यूज टू गिव मैसेजेस टू प्रोविंशियल गवर्नर या ऑफिशियल्स। तो प्रोविंशियल गवर्नर्स और ऑफिशियल्स को मैसेज देना कौन, दीवाने मुमालिक, ठीक है, दीवाने मुमालिक है। ये क्या करेगा, रॉयल ड्राफ्ट तैयार करेगा, मैसेजेस देगा, रॉयल अनाउंसमेंट करेगा, प्रोविंशियल गवर्नर्स को, ऑफिशियल्स को। इसका हेड है, ये देखिए, ये भी दबीर ख़ास भी इसका है दीवाने इंशा का, ये रॉयल करेस्पॉन्डेंट शाही पत्राचार का ये विभाग है, और इसका हेड ये भी हो जाएगा, दीवाने मुमालिक भी इसी के अंतर्गत आ गया, और ये सब सारे काम वाम करते थे ये लोग। अब एक डिपार्टमेंट आया दीवाने रिसालत, इसको मैं रब कर दूँ, अच्छा चलिए, एक और आया है दीवाने रिसालत, रिसालत या रसालत कह लीजिए। इस डिपार्टमेंट का क्या काम होता था, ये काम करता था फॉरेन टॉक्स, को भी फॉरेन अफेयर्स देखता था, फॉरेन अफेयर, और जो काजी के यहाँ जो फैसले होते थे उसको भी यहाँ, तो कोई भी अपील है अगेंस्ट काजी डिसीज़न, अपील, जो काजी हेड होता था, जज, तो काजी डिसीज़न, तो जज का जो डिसीज़न होता था वो भी ये देखता था, ठीक है, ये भी। पर टॉप जज जो होता था, टॉप जज जो है वो सुल्तान होता था, टॉप जज तो सुल्तान ही है, मेन हेड जो होता था टॉप जज इज़ द सुल्तान, तो सुल्तान तो यहाँ का सबसे हेड हो गया, ये टॉप जज हो गया सुल्तान, और ये एग्जिस्ट लेता था काजी का, ठीक है, उलेमा का,
ठीक है, और भी जानकार लोगों का लेता था, ओनली इन मुस्लिम मैटर्स। ठीक है, देखो हिंदू मैटर में जहाँ हिंदू थे, जहाँ हिंदू लोगों की बात होती थी या किसी और धर्म की बात होती थी, वहाँ हिंदू वाले केस में यहाँ पे पंडित्स होते थे। ठीक है, पंडित्स और भी इनके जो रिलीजियस जो पंडित के जानकार लोग हैं, जो भी ज्ञानी लोग हैं, तो उनका इन्फॉर्मेशन उनके उनसे वो दे रोल यूज टू प्ले द रोल, बट मे बी सुल्तान वॉज द फाइनल। ओके, आइए आगे देखा जाए। काजीउल कुजात होता था, काजीउल कुजात या कुजात, ये जस्टिस डिपार्टमेंट का था, हेड ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट। ये जस्टिस डिपार्टमेंट का हेड था काजीउल कुजात। ठीक है, और ये दो एक और पद था जो एक आदमी को दिया जाता, सदरुस सुदूर। ये सुदूर लिखा हुआ है मैंने, सदरुस सुदूर। ये दोनों पद सेम पर्सन को दिए जाते थे। ठीक है, गिवन टू सेम पर्सन, तो दोनों रिलीजन से रिलेटेड था, तो दोनों सेम पर्सन को दे दिया जाता था। ठीक है, अब सदरुस सुदूर का क्या था, ये रिलीजियस डिपार्टमेंट का हेड था, रिलीजियस डिपार्टमेंट का हेड, और रिलीजियस के अकॉर्डिंग टू रिलीजन फैसले सुनाए जाते थे, जस्टिस दिया जाता था। जो धर्म है तो सेम आदमी को बना दिया गया। ठीक, अब ये रिलीजियस डिपार्टमेंट के हेड हो गए कौन, सदरुस सुदूर। इनका क्या काम था, लॉ ऑफ इस्लाम जो है, मुस्लिम अमंग द मुस्लिम्स लॉ ऑफ इस्लाम फैलाना। ठीक है, और अपने इस मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो पहला है लॉ ऑफ स्प्रेड लॉ ऑफ इस्लाम अमंग मुस्लिम्स, तो लॉ इनका फैलाना। और क्या काम था डिपार्टमेंट का, इंटरेस्ट जो है माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्ट करना। माइनॉरिटीज़ कह रहे मुस्लिम्स का, इस टाइम तो माइनॉरिटी ही हैं ये लोग। प्रोटेक्टिंग स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों का जो है इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। तो ये मेनली रिलीजियस डिपार्टमेंट था। अब क्योंकि फैसला जो आ रहा है, जो भी फैसले आ रहे हैं, वो फैसले जो हैं रिलीजियस बेसिस पे लिए जाते थे। जो धार्मिक ग्रंथ में, तो सेम आदमी को रिलीजियस और ये बना दिया जाता था। पर सबसे हाईएस्ट अपील अगर आप कहीं करेंगे, आप हाईएस्ट अपील, जैसे अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, तो हाईएस्ट अपील अगर आप कहीं कर रहे हो तो इट वाज द सुल्तान। तो हाईएस्ट अपील कहाँ करोगे आप, सुल्तान के अंडर। ठीक, आइए और देखा जाए। एक टैक्स होता है ज़कात, ये किससे लिया जाता था बताइए, 2 से 2.5%। ये मुस्लिम से लिया जाता था टैक्स, टैक्स ऑन मुस्लिम्स क्या है, ज़कात। ठीक है, और इन्हीं पे इन्वेस्ट भी किया जाता था ये ज़कात, इन्वेस्टेड ऑन मुस्लिम्स, मुस्लिम से ही लेकर के जो मुस्लिम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्यों, पुअर मुस्लिम्स, स्पेशली जो पुअर है। ठीक है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक, ताकि इनइक्वालिटी रिड्यूस हो, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए। ठीक, ये एक तरीका था। आइए एक और कुछ पोस्ट देखा जाए। एक पोस्ट देखिए यहाँ पे होती है वकील दर। वकील दर, दार या दर, करता क्या था वकील दार, ये देखता था रॉयल पैलेस को। ही यूज्ड टू मैनेज रॉयल पैलेस, ये रॉयल पैलेस को मैनेज करता था। ठीक है, और पर्सनल सर्विस ऑफ सुल्तान, पर्सनल सर्विस ऑफ सुल्तान। तो क्या करता था ये वकील दर, ये मैनेज करता था रॉयल सर्विस को और पर्सनल सर्विस देखता था सुल्तान की। ठीक है, आइए आगे देखा जाए कौन कौन सा और डिपार्टमेंट है। मुस्तहसिब कौन होता था बताइए, मुस्तहसिब, मुहत्सिब, मे बी इट्स मुहत्सिब, मुहत्सिब। इसका काम क्या होता था, मुहत्सिब आपने एग्जाम में देखा होगा, मुहत्सिब। इस मुहत्सिब का क्या काम होता था, ये सिटी का ऑफिशियल होता था और ये जनरल कंडक्ट ऑफ पीपल के रिकॉर्ड रखता था। मोरल रूल्स, यूज टू इन्फोर्स मोरल रूल्स, इन्फोर्स कौन सा रूल भैया, मोरल रूल्स। ये मोरल रूल्स इन्फोर्स करता था। और क्या करता था, और ये अकाउंट रखता था, रिकॉर्ड, केप्ट रिकॉर्ड ऑफ
जनरल कंडक्ट ऑफ पीपल, लोगों के जनरल कंडक्ट को ये रिकॉर्ड में रखता था, केप्ट रिकॉर्ड ऑफ जनरल कंडक्ट ऑफ पीपल। ठीक है, आप प्ले स्पीड तेज करके देख सकते हैं, आराम से हो जाएगा। रियासत जो था ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, हम लोग अभी देख चुके हैं, ट्रेडर्स पे टेंशन करने के लिए ये सब देखिए, जो चीज़ नहीं कवर किया है वही देखा जाएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक टेक्सटाइल फैक्ट्री भी खोली थी। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने क्या एक टेक्सटाइल फैक्ट्री खोली थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मिसलेनियस। टेक्सटाइल फैक्ट्री किसने खोली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में टेक्सटाइल फैक्ट्री खोली थी। ठीक है, देखिए दो तरह की फैक्ट्री खोली थी, रतीबी और एक गैर रतीबी थी। तो एक रतीबी थी और गैर रतीबी थी। तो रतीबी में क्या होता था कि फिक्स इनकम मिलती थी, ठीक है, काम करने वालों को। ठीक है, और रतीबी फैक्ट्री थी, रतीबी, इसमें फिक्स इनकम टू वर्कर्स। और नॉन रतीबी या गैर रतीबी कहा जाता है। अगर नॉन आए तो यहाँ गैर रतीबी कर दीजिएगा, गैर रतीबी जो होती थी इसमें नो फिक्स इनकम टू वर्कर। ये दो तरह के ये हो गया था, गैर रतीबी और रतीबी। ठीक है, इस तरह से चीज़ें थी। फिर कारखाने भी बहुत सारे बने, तो जिनको कहा जाता है कि जैसे फिरोज़ तुगलक के समय में क्या हुआ कि कारखाने जो हैं नहीं पाए जाते हैं। ठीक, फिरोज़ तुगलक के टाइम में कारखाने थे। बिफोर तुगलक डायनेस्टी कारखाने, देयर इज़ नो लेसर एविडेंस ऑफ फैक्ट्रीज, लेसर एविडेंस ऑफ या कह सकते हैं नो एविडेंस ऑफ फैक्ट्रीज तब नहीं थी। ठीक है, कारखाने की बात किया जाए, कारखाने क्या होते हैं, ये सब जो हैं ये नहीं थे। ठीक है, और रतीबी और गैर रतीबी हमने देख लिया है। ठीक है, और इसके जो कारखाना था उसका एक मालिक होता था, और इस मालिक को कहा जाता है मुतशर्रिफ। ठीक है, मुतशर्रिफ, जो इनका मालिक होता था उसे कहा जाता था मुतशर्रिफ। ये का फैक्ट्रियों का हेड होता था। कौन होता था हेड? ये मुतशर्रिफ। ठीक है, मुतशर्रिफ जो है ये फैक्ट्रियों का हेड हो जाता था। ठीक, अब अगर हम बात करें पूरे सल्तनत पीरियड की, या सल्तनत एरिया जो था, पूरा सल्तनत था, उसको प्रोविंसेस में बांटा गया था, प्रोविंसेस में। और इन प्रोविंसेस को कहा जाता था इक्ता। क्या कहा जाता था? इक्ता। ये देखिए, ये गोरी के समय में भी था इक्ता, बट इल्तुतमिश ने इसे कंसोलिडेट कर दिया था। तो इक्ता सिस्टम, इक्ता जो प्रोविंसेस बांटा गया और उसको इक्ता कहा गया, या विलायत भी कहा जाता था। विलायत इक्ता कहा गया या विलायत कहा गया। और इन इक्ता को देखने वालों को कहा जाता था वली, सुल्तान। वली भी कई बार कह दिया गया, सुल्तान कह दिया गया, नाजिम भी कह दिया जाता था, नाजिम। ठीक है, कई बार नायब भी कह दिया जाता था। ठीक है, नायब। पर असली जो है मुक्ति या इक़्तिदार मेन होता था। मुक्ति या इक़्तिदार नाम आप ज़्यादा जानते हैं, इक़्तिदार। देखिए, मुक्ति या इक़्तिदार। तो आप जो नाम से वाकिफ़ है ज़्यादातर, जो आप जानते हैं, जो आपके जहनों में है, तो वो है मुक्ति या इक़्तिदार। एक होता है मुक्ति या इक़्तिदार। ये इक़्ता होल्ड कर रहा है तो इक़्तिदार। देखिए, इसमें से वली जो है, वली को कुछ और भी पावर दी जाती थी। वली के पास क्या था? कुछ एक्स्ट्रा पावर, अधिकार वलियों को वली जो है इनको दे दिया जाता था। ठीक है, वो न्यायिक कार्य भी करते थे, जस्टिस वाले भी, और कर भी, तो टैक्स भी कलेक्ट करते थे ये, और भी जस्टिस का काम भी देखते थे, क्योंकि दूर होते थे ये। ठीक, तो ये दोनों काम ये करते थे। और मुक्ति जो होता था, ये मुक्ति जो है, इसके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी होती थी। कंप्लीट ऑटोनॉमी किसके पास? मुक्ति के पास जो होती थी, ये कंप्लीट ऑटोनॉमी होती थी। किसके पास? मुक्ति के पास। ठीक है, और ये गवर्नर अपना है, और जुडिशियल ऑफिसर्स होते थे, तो ये इसके थ्रू, जुडिशियल ऑफिसर्स के थ्रू ये काम वहाँ देखते थे। ठीक है, आइए आगे देखा जाए। देखिए, इल्तुतमिश ने एक नई चीज़ स्टार्ट की थी। नई क्या इन्होंने सिस्टम, ये ट्रांसफ़र ऑफ इक़्तिदार। ये ट्रांसफ़र भी करते थे इक़्तिदार का, एक प्रोविंस से अलग में, एक जगह से अलग, ट्रांसफ़र ऑफ इक़्तिदार फ्रॉम वन प्रोविंस टू अदर। तो ट्रांसफ़र भी होता रहता था। बलबन ने एक कार्य किया था। बलबन ने क्या कार्य किया था? बलबन ने वो इक़्ता ही बंद कर दिया। बलबन ने क्या किया? अबॉलिश कर दिया इक़्ता को। वो कौन से? जहाँ से रेवेन्यू नहीं आता था। अबॉलिश्ड इक़्ता which were not earning enough revenues, not earning enough। तो वो वाले इक़्ता को इन्होंने बंद कर दिया जो इनफ रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर रहे थे।
तो कौन से एबॉलिश कर दिया, इक्ता को, जो कि इनफ रेवेन्यू नहीं लेते थे, वो बलबन ने नहीं दे पा रहे थे, तो इसके लिए। और चेक के लिए, टू हैव अ चेक ऑन द इक्तादार, जो इक्तादार पे चेक रखने के लिए कि ये भैया गलत सलत काम तो नहीं कर रहे हैं। बलबन ने एक ऑफिसर बनाया था, एक पोस्ट बनाई थी जिसको कहा जाता है ख्वाजा। कौन सी पोस्ट थी ये भाई साहब? ख्वाजा। और ख्वाजा के थ्रू ये जो पोस्ट थी ख्वाजा, इसके थ्रू ये चेक रखता था इक्तादार पे, ये घपला उपला तो नहीं कर रहा है, ठीक है, ताकि इसको इनकम और एक्सपेंडिचर की ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, सो दैट ही गिव्स करेक्ट इंफॉर्मेशन, इन्फो ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इक्ता। तो देखो चेक रखा ना बलबन ने, कहा नहीं भैया मैं चेक, इसने चहलगनी को भी तोड़ी थी, तुर्क चहलगनी, नॉबल्स को भी तोड़ा था, तुर्क चहलगनी, ये नॉबल्स का ग्रुप था। तुर्क चहलगनी क्या है? ग्रुप ऑफ नॉबल्स, तो इनको भी तोड़ दिया था इसने भाई, कहा नॉबल वोबल की बात नहीं मानेंगे। कौन? बलबन, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इसकी थी। बलबन ने एक और कार्य किया था, क्या कार्य किया था बलबन ने? बलबन ने जो प्रोविंस थे, प्रोविंस को भी ब्रेक कर दिया, डिवाइडेड प्रोविंस, डिवाइडेड द प्रोविंस, इसको डिवाइड कर दिया प्रोविंस को भी। किस में? शिक में। अब ये जो शिक होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और इनके जो हेड को कहा जाता है शिकदार। क्या कहा जाता है? शिकदार, ठीक है। और ये किसके पीरियड में होता है शिकदार? इट हैपेंड इन द पीरियड ऑफ क्या? बलबन। किसके पीरियड में भाई साहब होता है ये? बलबन के पीरियड में, ठीक है। आइए आगे देखा जाए। इब्ने बतूता आपको पता ही है, इब्ने बतूता तुगलक पीरियड में जो आया था, इसने मेंशन किया है अमीर सदा। और ये अमीर सदा था क्या? इसने कहा है कि अमीर सदा जो होता है ये ग्रुप, एक शहर, सिटी या ग्रुप ऑफ 100 विलेज का जो हेड होता था, ग्रुप ऑफ 100 विलेज। इसका जो अमीर सदी जो है, ग्रुप ऑफ 100 विलेज का अमीर सदी हेड होता था। कौन होता था? हेड या सिटी का, जिसे क्या कहा जाता? अमीर सदा, ठीक है। सबसे छोटी इकाई जो थी प्रोविंस की, वो गांव होती थी, विलेज सबसे छोटी इकाई थी, या जिसे हम ग्राम भी कहते हैं, विलेज या आप कह लीजिए ग्राम। सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? ग्राम हो गई। अच्छा, अब ग्राम का जो था वो, उसमें कुछ अधिकारी होते थे ग्राम का शासन देखने के लिए, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट तो पहले हो गई विलेज, और ये सेल्फ गवर्निंग थी, थोड़ा एंसेस्ट्रल थी। दिस विलेज वाज सेल्फ गवर्निंग, ठीक है, सेल्फ गवर्निंग विलेज होती थी। और इसका जो ऑफिशियल देखते थे वो पटवारी, चौधरी, खुद मुकद्दम, ये सब होते थे, और गवर्नमेंट को हेल्प करते थे। तो पटवारी यहाँ होते थे, पटवारी, चौधरी, खुद, मुकद्दम, विलेज हेड हो गए मुकद्दम, यही लोग थे, हेड थे। तो पटवारी जो है खुद हो गया, मुकद्दम हो गया, ये सब रेवेन्यू कलेक्ट करते थे सरकार की तरफ से, एंड कलेक्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू, कलेक्ट रेवेन्यू ऑन गवर्नमेंट्स बिहाफ, कलेक्ट रेवेन्यू ऑन गवर्नमेंट्स बिहाफ, ठीक। अब ये लोग, और इन लोगों को तोड़ा किसने था? खिलजी के ज़माने में इन लोग की वैल्यू एकदम लेसर इंपॉर्टेंस, इन सबको लेसर इंपॉर्टेंस दी गई खिलजी के ज़माने में। ये लेस लिखा है ना, लेसर इंपॉर्टेंस इन सबको दी गई थी, किसके? खिलजी के ज़माने में, ठीक है। आइए आगे देखा जाए। और दिल्ली सल्तनत में चौधरी को जो है, जो चौधरी को हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी, अगर गांव की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है लैंड रेवेन्यू में, तो ये चौधरी था। हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी इन लैंड रेवेन्यू, रूरल गांव का हो गया, लैंड रेवेन्यू में सबसे जो हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी है लैंड रेवेन्यू में, वो चौधरी की हो गई। किसकी हो गई भाई साहब? चौधरी की, हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी इन लैंड रेवेन्यू। देखिए, एक तरह का लैंड मेंशन किया गया जो अपार्ट फ्रॉम इक्ता एक खालसा लैंड भी होता था, और जिसको देखने वाला अधिकारी होता था शहना, ठीक है, सिर्फ शहना नाम है यहाँ पे, जिसको सुपरिटेंडेंट कहा जाता था। सुपरिटेंडेंट, शहनाई मंडी नहीं है, वो मंडी का इंस्पेक्टर वो हो गया सुपरिटेंडेंट। ये सिर्फ खालसा लैंड थी, जिसका हेड कौन था? हेड वॉज शहना। ये शाहना जो है वो हेड होता था, और यहाँ से भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, और जाके डायरेक्ट जो है सेंट्रल ट्रेजरी में जाता था, गोज डायरेक्टली। तो टैक्स फ्रॉम इट
से जो टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो गोज़ डायरेक्टली इन सेंट्रल अथॉरिटी, गोज़ डायरेक्टली इन सेंट्रल ट्रेजरी, ये डायरेक्ट सेंट्रल ट्रेजरी में जाता था। ठीक है, खालसा लैंड एक यूटी था, ये यूनियन टेरिटरी समझिए, इससे डायरेक्ट ट्रेजरी में जाता था पैसा वैसा। ठीक है, और या जो भी कलेक्ट वलेक्ट हुआ है। और इसके शहना कहते थे इसके हेड को। और इसी तरह से एक पोस्ट होती है आमिल, आमिल भी है जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर था आमिल नाम का, और ये रेवेन्यू कलेक्ट करता था। ठीक है, हर एक सब रीजन में। अब थोड़ा सा ये मिलिट्री डिपार्टमेंट देखते हैं। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए अगर कोई किसी को ज़िम्मेदार माना जाता है कोई है, तो ये बलबन ने मिलिट्री डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, मिलिट्री डिपार्टमेंट, और क्रेडिट दिया जाता है। पर परमानेंट आर्मी जो है, परमानेंट आर्मी का जो क्रेडिट दिया जाता है, परमानेंट आर्मी वो खिलजी को दिया जाता है। तो परमानेंट आर्मी का अगर किसी को आप देंगे तो वो खिलजी को देंगे। ठीक है, तो परमानेंट आरडी, ठीक है, ब्रांडिंग ऑफ फॉर्स, ये सब खिलजी को दिया जाएगा। ठीक है, अब दीवाने अर्ज था, तो इसी के लिए इसको रन करने के लिए कौन सा दीवाने अर्ज एक डिपार्टमेंट था जिसको कहा जाता था दीवाने अर्ज, या आरिस कह दिया गया, दीवाने अर्ज। और इसका जो हेड होता था, दीवाने अर्ज का जो हेड होता था, एक मिनट मिटा दूँ मैं यहाँ, तो दीवाने अर्ज का जो हेड होता था वो कौन होता था बताइए? अरीज़े मुमालिक इसका हेड होता था, अरीज़े मुमालिक। थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख दूँ तो आपके इम्प्रिंटिंग में ब्रेन में सही होगी, इम्प्रिंटिंग वरना ख़राब हो जाएगी। अरीज़े मुमालिक, तो अरीज़े मुमालिक जो हो गया, अरीज़े मुमालिक ये जो हो गया दीवाने आरिज़ का हेड हो गया अरीज़े मुमालिक। ठीक है, तो ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था। और परमानेंट मिलिट्री किसने की थी? खिलजी ने की थी। और मिलिट्री डिपार्टमेंट ऐसे तो बलबन ने किया था। ठीक है, तो कैश और सैलरी में देने लगा, खिलजी कैश देता था, कैश देने लगा। ठीक है, सैलरी इन द फॉर्म ऑफ कैश, सैलरी इन कैश फॉर्म। कौन दे रहा था? खिलजी जो देता था, सैलरी कैश फॉर्म में देता था। ठीक है, और इनमें कई अधिकारी होते थे, जैसे आमिर है, खान है, मलिक है। ठीक है, तो मिलिट्री सिस्टम देखिए सब शुरू हुआ। और एक सेल्टन जो कई आर्मी होती थी, एक सेंट्रल आर्मी होती थी जिसे हश में एक कल्ब कहा जाता था, ये कल्बे सुल्तानी होती थी। ठीक है, तो आइए कई आर्मी के बारे में देखते हैं। तो एक आर्मी जो थी जिसे कहा जाता था हश में एक कल्ब, ये सेंट्रल आर्मी है, सेंट्रल आर्मी। ठीक है, तो जो हश में एक कल्ब होती थी वो सेंट्रल आर्मी होती थी। ठीक है, तो इल्तुतमिश के ही समय से ये थी, इल्तुतमिश के ही समय से थी ये, और इसको इक्ता दिया जाता था। ठीक है, इक्ता दिया जाता था यहाँ पे तो अभी इक्ता दिया जा रहा है। ठीक है, फिर एक हश में अतरफ होती थी, हश में अतरफ, ये प्रोविंशियल आर्मी होती थी। हश में अतरफ जो प्रोविंस में आर्मी होती थी, प्रोविंशियल, हश में अतरफ। एक सेंट्रल आर्मी थी देखिए यहाँ पे, उसको भी इक्ता दिया गया। फिर एक प्रोविंशियल आर्मी थी जो इक्ता में स्टे करती थी। ठीक है, चलिए आइए, और यहाँ पे सुल्तान की जो पर्सनल सेना थी, पर्सनल आर्मी थी, उसे शमसी घुड़सवार कहते थे, शमसी। ठीक है, शमसी हॉर्समैन। ये जो शमसी हॉर्समैन होते थे पर्सनल होते थे, ये सुल्तान के, पर्सनल आर्मी ऑफ सुल्तान। पर्सनल आर्मी ऑफ सुल्तान, ये क्या होते थे? शमसी हॉर्समैन। तो मंगोल आर्मी होती थी जो, उसमें एक डेसिमल सिस्टम था, डेसिमल सिस्टम। यही जो है डेसिमल सिस्टम, ये ले लिया गया सल्तनत पीरियड में। आइए क्या होता है देखते हैं डेसिमल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे अमीर दह होता था, 10 सोल्जर्स का कमांडर, अमीर दह। अमीर दह माने 10 हो गया ना, तो कमांडर ऑफ 10 सोल्जर्स, कमांडर ऑफ 10 सोल्जर्स। ठीक, अब इसी के साथ आ जाएगा अमीर सदा, यह आ गया अमीर सदा। इसके अंदर आ जाता था 10 अमीर्स आ जाते थे। ठीक है, 10 अमीर्स आ जाएंगे, मतलब 100 सोल्जर्स। फिर आएगा हज़ारा,
इसी तरह अमीर हज़ारा, ठीक है, 100 अमीर्स आ गए इसमें, या 1000 सोल्जर्स, हज़ारा मतलब 1000। और अमीर तुमन टॉप पे आ गया, इसमें अंदर कितने आ गए अमीर तुमन में? 10,000 सोल्जर्स। ये तुमन है, सॉरी, ये मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूँ, ये अमीर तुमन है, तुमन तो अमीर तुमन में 10,000 सोल्जर्स। तो ये सारे जो हैं सोल्जर्स आते थे इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा डिटेलिंग है पर आप देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह से इसका क्लासिफिकेशन होता था। इसी तरह से हॉर्समैन की कैटेगरी होती थी, हॉर्समैन जो होते थे। अब इसमें भी कैटेगरी हो जाती थी, जैसे सरखेल। सरखेल में क्या था? सरखेल में 10 हॉर्समैन होते थे, ठीक, सरखेल में। अगला आता था सिपह सालार। इस सिपह सालार में 100 हॉर्समैन हो गए, ठीक। इसके बाद आता था अमीर, 1000 हॉर्समैन हो गए। इसके बाद आता था मलिक, मलिक में आ जाते थे 10,000 हॉर्समैन। इसके बाद आता था खान, खान में आते थे लगभग 1 लाख, ठीक। और सुल्तान सबसे टॉप पे, पूरी आर्मी का हेड हो जाएगा ऐसे। टॉप तो अथॉरिटी तो सुल्तानी था, हाईली सेंट्रलाइज, ठीक है। थोड़ा बहुत बांटने का सोचा पर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज। तो ये सारा देखिए, सिपा सलार में 100 हैं, 10 हैं, फिर अमीर में 1000 घुड़सवार हैं, मलिक के पास 10,000 घुड़सवार हैं, खान के पास 1 लाख घुड़सवार हैं। तो ये सब सारी चीज़ें थी। ये सारा हम देख चुके हैं। आइए डील करते हैं आगे। न्याय और दंड व्यवस्था है और सारी चीज़ें हैं। आइए राजस्व व्यवस्था थोड़ा सा एक बार देखा जाए। राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू देखा जाए एक बार, क्या है क्या नहीं था। तो ये हनफी विचारधारा के ये लोग थे, ठीक है। और जैसे इस्लामी अर्थव्यवस्था संबंधी एक किताब है अबू याकूब द्वारा लिखित, ये है किताबुल खराज। किताबुल खराज, किताबुल खराज, ये जो किताब है वो इकोनॉमी पे लिखी गई है, ठीक है। वो अर्थव्यवस्था संबंधी है, इकोनॉमिक रिलेटेड बुक है। और इसको लिखने वाले जो हैं, जिन्होंने लिखा इस किताब को, किताबुल खराज, वो हैं अबू काजी, मुख्य काजी थे ये अबू याकूब, इनका नाम था अबू याकूब, ठीक है। तो अबू याकूब ने किताबुल खराज लिखी हुई है इकोनॉमिक्स पे। और ये सारी चीज़ें हैं, जैसे उश्र है, ये मुस्लिम से लिया जाता है। उश्र, उश्र जो लिया जाता है, उश्र मुस्लिम से लिया जाता है, ठीक है। तो जो मुसलमान हैं उनसे उश्र लिए जाने वाला एक तरह का ये कर है, टैक्स है, टैक्स ऑन मुस्लिम्स, उश्र। और ये भूमि से लिए जाने वाला है 5% से 10%, 5 to 10%, ठीक है। ये लैंड टैक्स है। और 5 to 10%, 5% से ये है 10% तक। अगला है भाई साहब, देखा जाए खराज। ये खराज जो लिया जाता है, ये लिया जाता है नॉन मुस्लिम से, ठीक है। ये नॉन मुस्लिम से खराज लिया जाता है 1/3 से 1/2, ठीक है। नॉन मुस्लिम से लिए जाने वाला है। खम्स, खुम्स से लूटा हुआ माल हो गया, लूटेड माल जो हो जाता है, या ज़मीन में, लैंड में गड़ा हुआ, ज़मीन में गड़ा हुआ कोई अगर कोई माल छुपा हुआ है, ख़जाना है, गड़ा हुआ ख़जाना, गड़ा हुआ ख़जाना, तो कोई ख़जाना गड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। आइए कुछ चीज़ और देखा जाए। ख़जाने में जो आपका ख़जाना निकला था, जो ख़जाना था, उस पर स्टेट का 1/5 अगर स्टेट की बात करोगे, इस स्टेट पे 1/5 जो है इसका स्टेट ट्रेजरी में जाएगा, जिस पे स्टेट का अधिकार था। बाकी जो 4/3 है ये सैनिक अपने पास रख सकते हैं। तो ये 4/5 छोड़ दिया जाएगा और 1/5 स्टेट को चला जाएगा।
ज़कात आप पढ़ चुके हैं, खैरात है, ये सब है। जजिया भी लगाया जाता था गैर मुसलमानों पे। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक, ये फ़िरोज़ शाह तुगलक हैं, इसने ब्राह्मणों पे भी जजिया लगाया था, जबकि ब्राह्मण एक्सेप्शंस थे, ब्राह्मण पंडित, ठीक है, जजिया। तो जजिया ब्राह्मण पे भी लगा, ठीक है। जजिया के कुछ एक्सेप्शन है, आप देख लीजिए जजिया के कौन एक्सेप्शन है, जैसे कि फीमेल्स हो गई, चिल्ड्रंस हो गए, बच्चे हो गए, ओल्ड वन हो गए, नहीं ओल्ड वन तो नहीं, मे बी भिखारी हो गए, ठीक है, जो भीख मांगते हैं जो लोग, ठीक, ये सारे जो हैं एक्सेप्शन हैं। साधु को भी दिया गया था, पुजारी, ब्राह्मण या पुजारी, तो पुजारी जी को भी छूट दी गई थी, पुजारी जी को भी छूट दी गई थी, ओ सॉरी, पुजारी जी को भी छूट दी गई थी। पर ये पुजारी जी जो हैं, इनको फिर FST ने, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इनको भी नहीं छोड़ा और इनके ऊपर भी लगा दिया था, ठीक है। आइए और देखा जाए, बातें करते हैं। और तो ये कई तरह की भूमि है, इक्ता भूमि होती थी, खालसा भूमि होती थी, ठीक है, कुछ राजाओं के अंदर भी होती थी। अच्छा, ये बात है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये पैमाना ये देखता था पहले, आप जो है ज़मीन का, जो अलाउद्दीन खिलजी है और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों दे यूज़ टू मेज़र द लैंड, मेजरिंग द लैंड, ये लैंड को मेज़र करते थे ये दोनों, ठीक है। और लैंड को मेज़र करने के बाद ये लोग फिर टैक्स वसूलते थे, टैक्स लेते थे ऑन द बिहाफ ऑफ मेजरिंग द लैंड, किसके बिहाफ पे, मेजरिंग द लैंड। और बाकी जो रूलर्स है, रेस्ट रूलर्स जो थे, ये एस्टिमेट लगाते थे, क्या लगाते थे भैया, ये एस्टिमेशन पे, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन कि कितना होगा, ठीक है, एस्टिमेटिंग द यील्ड, ये लेते थे टैक्स, किस बेसिस पे, एस्टिमेटिंग द यील्ड, यील्ड देखते थे ये लोग कि कितनी यील्ड है, कितना यील्ड या प्रोड्यूस कितना बना है या कितना होगा, उसको एस्टिमेट कर लेते थे ये सारे लोग, कि दे वर यूज्ड टू एस्टिमेट द यील्ड, ठीक है। और उस प्रोड्यूस के बेसिस पे ये बाकी जो रूलर थे टैक्स वसूलते थे। जबकि ये जो भाई साहब थे, इनका क्या था कि ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी एम्बिटी, ये मेज़र करते थे लैंड को, ठीक है, और फिर उस बिहाफ पे टैक्स लिया जाता था। ये सारी बातें हैं, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, एक बार और हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि खालसा लैंड क्या होता है। तो खालसा लैंड जो होता है वो डायरेक्टली होता है कंट्रोल में किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। इट वॉज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल, और डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा आप, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में, यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा लैंड होता है, खालसा लैंड, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। और इसका जो भी अमाउंट है वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा भाई, सेंटर के एक्सचेकर में जाएगा, ठीक है। तो जो रेवेन्यू होगा, डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्टेड इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन, कहाँ पे, सेंट्रल ट्रेजरी, सेंट्रल ट्रेजरी में डायरेक्ट ये पैसा चला जाता था, ठीक है। कौन सा, खालसा लैंड से जो आता था, ठीक है। आइए कुछ पॉइंट और देखा जाए। फ़िरोज़ तुगलक ने एक काम और किया था, देखिए ये इसके स्टेट के लिए बहुत ख़राब था। इसने क्या किया फ़िरोज़ तुगलक ने, कि जो इक्तादारी सिस्टम, इसको हेरिडिटी बना दिया। क्या बना दिया, इक्तादारी सिस्टम को क्या बना दिया, हेरिडिटरी, ठीक है। तो भैया बाप बेटे वाला चीज़ आ गई, तो यहाँ पे जब हेरिडिटरी बना दोगे तुम, ठीक है, तो आप कैसे आप रन करोगे। तो इसको हेरिडिटरी बना दिया था कि भाई हेरिडिटरी हो गया, जो बच्चे हैं उनके ये बनेंगे। तो ये चीज़ जो है, इसमें कैसे फिर एफिशिएंसी आएगी और ये सब सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो देखिए कई तरह की भूमि थी। और जो देखिए भूमि के बारे में अगर बात किया जाए तो, और हेरिडिटी बनाने के साथ इन्होंने एक काम और कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया कि सैलरीज जो है इन द फॉर्म ऑफ इक्ता या लैंड ग्रांट्स, तो स्टार्टेड पेइंग सैलरीज इन फॉर्म ऑफ इक्ता या लैंड ग्रांट्स। तो इन्होंने इक्ता या लैंड ग्रांट्स के फॉर्म में फिर से ये देने लगे, ठीक है। उसरी भूमि, देखिए एक भूमि के बारे में बात की जाती है, उसरी भूमि। ये उसरी भूमि के जो वो होते थे, ये मुस्लिम्स होते थे। उसरी भूमि, उस्तरी भूमि या उसरी भूमि है, यहाँ पे उस्तरी भूमि लिखा हुआ है। और उस्तरी भूमि जो है ये किसके अंडर थी, इंडियन मुस्लिम्स,
तो उत्तरी भूमि जो है इंडियन मुस्लिम के अंदर थी। और 3 तरीके से कैसे लैंड रेवेन्यू कैसे निकाला जाता था, कुछ तरीक़े थे इसके लैंड रेवेन्यू निकालने के। तो ठीक है, कुछ तरीक़े में से कुछ तरीका ये दिखाते हैं आपको क्या क्या था। जैसे एक सिस्टम था बटाई, ठीक है। अब इसमें बटाई में क्या क्या था, खेत बटाई, लंग बटाई, रस बटाई। तो बटाई में आ गया क्या क्या, एक मिनट, ये बटाई सिस्टम है। अब इसमें एक आई खेत बटाई। अब खेत बटाई में खेत बांट देते थे ये लोग, ठीक है, खेत ही बांट दिया। अब जैसे ही खेत बटाई में जैसे ही खड़ी फसल हुई है या तो खेत बटाई में खेत बांट लिया जाता है इमीडिएटली आफ्टर सोइंग द सीड। इमीडिएटली आफ्टर सीड सोइंग, जैसे सीड सो कर लिया गया उसके बाद हो गई खेत। फिर लंक बटाई आया, लंक बटाई। अब लंक बटाई में क्या होता था भाई साहब, लंक बटाई में क्या होता था कि धान अनाज ये सब काट लिया गया और ग्रेन जो है भूसा, तो अनाज और भूसा अलग किए बिना, अनाज और भूसा लिया गया प्लस भूसा, इनको अलग किया बिना काट वाट के, जैसे ही काटा पीटा गया, ठीक है, लंग बटाई में हार्वेस्ट करने के बाद आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है, तो लिया गया अनाज और भूसा को अलग किए बिना, विदाउट सेपरेटिंग देम, आपने इसमें क्या हुआ, डिवाइड कर लिया, डिवाइडेड विदाउट सेपरेटिंग इट। भैया अनाज हुआ, हार्वेस्ट किया आपने, अनाज और भूसा, ये छोटे छोटे अनाज हैं, इसी में भूसा भी है, आपने इसको बांट कर लिया, ठीक है। अगला जो है, इससे आपको और समझ में आ जाएगा कि जो अगला वाला सिस्टम है लंग बटाई के बाद वाला रस बटाई, कौन सी बटाई है भाई ये बताइएगा, ये है रस बटाई। रस बटाई में क्या होता है, रास बटाई या रस बटाई, इसमें जो है रस बटाई वाले में, जो रस बटाई है ये वाली, रस बटाई में क्या किया जाता है, भूसा और अनाज अलग किया जाता है, फिर लगान का निर्धारण होता है। तो भूसा, जो भी इसमें जो भूसा है, ठीक है, जिसको कहा जाता है शैफ या शैफ कहते हैं शायद, शैफ को, भूसे को ग्रेन से अलग कर दिया जाता है। शैफ इज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन, ठीक है। एंड देन रस बटाई रेवेन्यू इज डिसाइडेड। तो ये देख रहे हो, तो पहले एक जगह क्या आपने किया इन लोगों ने कि देखो क्या क्या करते हैं ये लोग, बटाई हुई, खेत बटाई में इमीडिएटली जैसे सो किया फिर कर दिया। ये वाले में क्या हुआ भाई साहब, लंक बटाई में अनाज भूसा लिया और जैसे हार्वेस्ट करने के बाद अनाज भूसा अलग नहीं किया, फिर डिवाइड कर लिया आपस में। अब यहाँ रस बटाई में क्या किया इन लोगों ने, रस बटाई में ग्रेन को और भूसे को अलग कर लिया, फिर उसके बाद इन लोगों ने रेवेन्यू डिसाइड किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आइए और आगे देखा जाए। तो ये बटाई वाला जो है इसको कहते हैं शेयर क्रॉपिंग, ये बटाई। अब ये शेयर क्रॉपिंग जो नॉर्मल बटाई होती है उसमें खेत बटाई हुई, ये वाली खेत बटाई थी। तो बटाई ये सारा जो आता है, तो ये बटाई का ही है, खेत बटाई, रस बटाई। तो ये बटाई जो आता है, कॉमन रुक जाइए, यहाँ पे मिटा दें, अगर इसको यहाँ पे कर दें, ये खेत बटाई, खेत बटाई का हिस्सा। और ये टोटल जो हम सिस्टम पढ़ रहे थे, ये जो टोटल सिस्टम हम पढ़ रहे थे ये बटाई था, ठीक है। ये जो टोटल सिस्टम हमने पढ़ा ये था बटाई, ये बटाई वाला सिस्टम था पूरा, ये था बटाई। अब बटाई में आया खेत बटाई, फिर आया लंग बटाई, फिर आया रस बटाई, ये सारी बटाई आ गई। अब इसके पार्ट थे ये अगर नंबर 1 इसको अगर आप दोगे, इसको नंबर 1 दोगे तो ये हो गया न्यूमरल। दूसरा नंबर ले लो, मान लीजिए ये आप कर लो ए, ये कर लो बी, ये कर लो सी, ठीक। आइए आप देखते हैं अब दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है। दूसरे नंबर पे आता है मसाहत। मसाहत भैया, मसाहत में देखो क्या होता है, इसमें यील्ड कैसे डिटरमाइन की जाती है मसाहत में, लैंड मेजर करके मसाहत। वेट अ मिनट, ठीक है। और लैंड मेजरमेंट क्या होता है इसमें, लैंड मेजरमेंट, ठीक, मसाहत।
यील्ड कैसे डिटरमाइंड होता है, लैंड रेवेन्यू कैसे होता है, लैंड का मेजरमेंट होता, और इससे लाया कौन था, अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी कह लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आइए तीसरा देखा जाए। तीसरा हो जाएगा मुक्तई। मुक्तई में क्या होता है, इसको कहा जाता है मिक्स सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेंट। मिक्स सिस्टम है ये, रेंट फिक्स करने का ये मिक्स सिस्टम है ऑफ फिक्सिंग रेंट। और इसको कनकूत कहा गया मुगल सिस्टम में, कनकूत इन मुगल पीरियड। ठीक, तो ये हो गया आपका मिक्स सिस्टम हो गया, मुक्ताई, और ये सारी ये 3 सिस्टम। ये पूरा हमने लेक्चर ये सब सारा कवर कर लिया है, कुछ मिसलेनियस थे तो और भी चीज़ें हैं, हम आगे डील वील कर लेंगे अगर कुछ छूटा होगा। ये सारा आपका कंप्लीट हो गया लेक्चर, थैंक यू। बाकी हम वो वाला लेक्चर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ये हमने आपको थोड़ा सा हेल्प आउट कर लिया, ज़्यादा लंबा हो गया है लेक्चर। और आप प्लीज़ दिल्ली आर्ट एंड आर्किटेक्चर नेक्स्ट लेक्चर से और भी उसमें चैप्टर